गुड मॉर्निंग क्लास। आचार्य सदस्यों शिक्षा संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हम लोग डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के अंतर्गत सामाजिक अध्ययन को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अभी तक इंट्रोडक्शन क्लास ली, मौर्य साम्राज्य को पढ़ा और आज हम लोग गुप्त साम्राज्य के विषय में अध्ययन करेंगे। अभी तक देखिए हमने क्या देखा था, मौर्य वंश। मौर्य वंश के बाद अचानक से गुप्त वंश नहीं आ जाता है। मौर्य वंश के बाद जो अगला वंश आता है वह पुष्यमित द्वारा स्थापित शुंग वंश था। फिर इसके उपरांत कर्ण वंश आता है। फिर इसी बीच सातवाहन वंश भी चलता है और इसके उपरांत हम देखते हैं हिंद यमन का आक्रमण, कुषाणों का आक्रमण। फिर इसके उपरांत गुप्त साम्राज्य की स्थापना होती है। तो कहीं ना कहीं जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त वंश क्या है कि यह वंश कुषाण वंश के खंडहर पर स्थापित हुआ था। ठीक है। और कहीं ना कहीं यह भी माना जाता है कि गुप्त शासक कुषाणों के सामंत थे। सामंत से आता है कि जो कुषाण राजा हुए उनके अधीन गुप्त लोग पहले क्या थे, सामंत थे, मतलब उनके अधीन शासक थे। ठीक। तो इसमें सबसे पहले जो शासक हुए वह थे श्रीगुप्त, जिन्होंने गुप्त वंश की स्थापना किया। हालांकि श्रीगुप्त कहीं ना कहीं स्वतंत्र शासक न थे। इनके बाद जो घटोत्कच हुए वह भी स्वतंत्र शासक न थे। ठीक है। इसके बाद जब चंद्रगुप्त प्रथम होते हैं तो उन्होंने एक स्वतंत्र शासक के रूप में गुप्त वंश की स्थापना किया, इसीलिए उनको इसका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ठीक है। तो सबसे पहले हमने आपको यह बता दिया कि गुप्त वंश किसके खंडहर मतलब किसके स्थान पर स्थापित हुआ, तो वह था कुषाण वंश। अब इसके पहले हम किसी भी इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले उसका शोध जानने की कोशिश करते हैं कि वह इतिहास आया कहाँ है। तो सबसे पहले इसका हम शोध देख लेते हैं। ठीक है। शोध में अगर हम पुरातत्व की बात करें तो सबसे महत्वपूर्ण है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है। समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति से हमको गुप्त वंश एवं समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। फिर इसी क्रम में हम देख सकते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहालेख। ठीक। चंद्रगुप्त द्वितीय का उदयगिरि गुहालेख से भी हमको गुप्त वंश के विषय में जानकारी मिलती है। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं जो यहाँ से सिक्के प्राप्त हुए हैं उनसे भी इनके इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक। और अगर हम साहित्य की बात करें तो सबसे बढ़िया शोध कालिदास द्वारा लिखित ग्रंथ है ठीक। और यदि हम
विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करें, विदेशी यात्रियों के विवरण की बात करते हैं तो उनमें सबसे प्रमुख नाम फाहियान का आता है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत की यात्रा पे था। यह एक चीनी यात्री है। ठीक, तो यह क्या है, गुप्त वंश को जानने का स्रोत है। ठीक है, चलिए हम इसके आगे देखते हैं शोध के बाद कि गुप्त वंश के प्रमुख शासक कौन कौन हुए। ठीक है, इसमें हम सबसे पहले नाम देखते हैं, वह है श्रीगुप्त। ठीक है, उसके बाद आते हैं घटोत्कच। ठीक है, यह जो दोनों शासक थे, यह क्या थे, सामंत के रूप में शासक, अर्थात स्वतंत्र शासक नहीं, सामंत के रूप में। ठीक, फिर इसके बाद जो शासक हुए जिनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, यह क्या थे, स्वतंत्र शासक, स्वतंत्र शासक। इनको वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है, वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, आ रहा समझ में ना। श्रीगुप्त, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने किया, तो नाम आएगा श्रीगुप्त का। और यदि यह पूछता है कि गुप्त वंश का पहला स्वतंत्र शासक कौन था या गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो आप उत्तर देंगे चंद्रगुप्त प्रथम। ध्यान दीजिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम है और हमने मौर्य वंश में पढ़ा था चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। ठीक, और यहाँ पे क्या आ रहा है, चंद्रगुप्त प्रथम। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, वेरी गुड। अब देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। अब यहाँ पे कौन है, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक, इसके बाद आते हैं समुद्रगुप्त। ठीक, फिर इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। फिर इसके बाद कुमारगुप्त। फिर इसके बाद स्कंदगुप्त। ठीक है, यह इतने शासक हैं जिन्होंने एक सुदृढ़ शासक के रूप में गुप्त वंश के रूप में शासन किया। ठीक, इसके बाद के जो शासक थे वह कहीं ना कहीं एक अयोग्य शासक के रूप में थे। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं इन्हीं के बारे में। ठीक है ना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला नाम आता है चंद्रगुप्त प्रथम का। ठीक है,
अभी हम इसके बारे में एक एक पॉइंट देख लेते हैं। इसमें हमने पहले पढ़ा कि यह क्या थे, वास्तविक संस्थापक। जिन्होंने 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की। इसमें हम अगला पॉइंट देखते हैं कि इन्होंने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया। जिसे हम गुप्त संवत के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक 319 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना किया, और जैसे ही शासक बने वैसे ही इन्होंने एक संवत से क्या, जैसे हमारा कैलेंडर होता है, जैसे हम अभी अंग्रेजी कैलेंडर में ग्रेगोरियन कैलेंडर का यूज करते हैं, ठीक है, विक्रम संवत का यूज करते हैं, शक संवत का यूज करते हैं, वैसे ही इन्होंने अपने शासन की शुरुआत में ही एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना गया। ठीक है, यह आपके लिए चंद्रगुप्त प्रथम से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे। ठीक, अब अगला हम देख लेते हैं। समुद्रगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक हुआ। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक हुआ। ठीक है, देखिए चंद्रगुप्त ने कहीं ना कहीं एक शासन की शुरुआत किया, एक सुदृढ़ता के साथ, और उसके बाद जब समुद्रगुप्त शासक बना तो उसने लगभग पूरे भारत पर अपनी विजय पताका को फहराया। ठीक, और लगभग भारत के सभी छोटे बड़े शासकों को पराजित किया, है ना। तो यही कारण रहा कि एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था विंसेंट स्मिथ। क्या नाम था? विंसेंट स्मिथ। विंसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा। ठीक है, अब
इनके जो शासन का विवरण प्राप्त होता है वह किससे प्राप्त होता है? अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया था, इनके काल की जो एक प्रमुख रचना है प्रशस्ति के रूप में। प्रशस्ति का तात्पर्य होता है प्रशंसा, है ना, और जिसे हम लोग जानते हैं प्रयाग प्रशस्ति। ठीक है, प्रयाग से आते हैं, जो कि इलाहाबाद में एक स्तंभ लेख है, वहीं पे इनके युद्धों का विवरण है एक प्रशंसा के रूप में। ठीक, तो अगला महत्वपूर्ण पॉइंट है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति। ठीक, तो समुद्रगुप्त से यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अगले शासक हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ध्यान दीजिएगा, अब समुद्रगुप्त इसके पहले जो शासक हुए उनका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था कि भारत के समस्त क्षेत्रों पर विजय प्राप्त करना, लेकिन इनका जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वह था कला एवं साहित्य के क्षेत्र में, और साहित्य में सबसे ज़्यादा योगदान कालिदास का रहा। ठीक, तो चंद्रगुप्त के समय में चंद्रगुप्त के शासन में 9 रत्न थे, जिनमें कालिदास का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। ठीक है, अगला पॉइंट इसमें आता है आपका चंद्रगुप्त के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान ने भारत की यात्रा की थी। ठीक है, यह चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे के शासकों को देखते हैं।
इसके बाद कौन शासक हुए? कुमारगुप्त। इनके काम का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। ठीक है। फिर इसके बाद हम क्या कहते हैं? स्तंभगुप्त को। इनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि इनके शासन काल में हुओं का आक्रमण हुआ। ठीक है। यह सभी शासकों से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। ठीक है। अगली क्लास में हम इनके प्रशासन के बारे में जानेंगे। ठीक है। इसके बाद हुणों का आक्रमण थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उनके प्रशासन को देखेंगे, फिर उसके बाद गुप्त वंश आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है। आशा करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद।